हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। देखो, अभी तक हम एसएससी सीएचएसएल की अच्छी शिफ्ट्स कंसीडर कर रहे थे, जो अच्छे पेपर आए हुए थे। तो कहीं आप डर ना जाओ कि यार कैसे खतरनाक पेपर आ रहे हैं, तो एक आधा इजी शिफ्ट भी हम यहाँ पर उठा लेते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला पेपर आया हुआ है 13 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्मलाइज स्कोर हुआ होगा वो बहुत कम ही बढ़ा होगा और हो सकता है कि माइनस में भी नंबर बच्चों के गए हों। ठीक है, तो इसलिए आप तो यही उम्मीद करना कि आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर पड़े। क्यों? क्योंकि फ्री के नंबर ज्यादा अच्छे होते हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो देखते हैं कितना सिंपल पेपर आया था। बहुत कम टाइम में हम इसे कवर कर सकते हैं, जहां हम जो बाकी की शिफ्ट हमने की उन्हें करने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग रहा था। ठीक है, लेकिन हम इसे जल्दी कवर कर देंगे। ठीक है, तो आपको भी करने में इसे कम टाइम लगेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है। देखो, 2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज, अब देखो आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर है क्वेश्चन। और प्राप्त राशि, देखो चक्रवर्ती ब्याज मतलब इंटरेस्ट 820 का है और टोटल जो अमाउंट है प्राप्त राशि इंटरेस्ट लगाकर जो पैसा मिला वो 8820। अब देखो यहाँ पर इतना तो समझ में आ रहा है कि जब 820 रुपए का इंटरेस्ट है और टोटल अमाउंट हमें मिला है 8820 का, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा 8000, जिस पर इंटरेस्ट हमें कितने का मिल गया, 820 का। ठीक है, टोटल अमाउंट जो हमें मिला है वो 8820 का मिला है, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, मतलब ईयरली लिया गया है, कोई हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ब्याज की वह दर क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। पहले आप इसे ट्राई कर लो, उसके बाद मैं इसे कराता हूँ, है ना। तो आप सभी ने इसे ट्राई कर लिया होगा अपनी तरफ से, पोज कर कर इसे ट्राई किया होगा। अब मैं इसे बता देता हूँ कि अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को किस तरह से ट्राई करता। देखो यहाँ पे 8000 पर मुझे 820 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 10% से थोड़ा ज्यादा है। 10% इसका कितना होता है, 800 रुपए, और 800 से 20 ज्यादा है। लेकिन वो 20 कौन सा होगा, वो जो देखो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, मान लो 8% लग रहा है, यहाँ पर 2 साल की बात की गई है, तो देखो 8% पहले साल भी लगेगा, 8% सेकेंड ईयर भी लगेगा, लेकिन इस 8% पर नेक्स्ट ईयर 8% इंटरेस्ट और लगेगा। ठीक है, तो ये वाला होगा जो इस 20 को एक्स्ट्रा में ला रहा होगा। मुझे तो इतना समझ में आ रहा है। तो मैं 800 का, सॉरी 800 का कह रहा हूँ, क्योंकि 800 तो ये टोटल है, सिंपल इंटरेस्ट भी अगर होता तो 800 मुझे मिलता, और ये दोनों बराबर है तो 400 यहाँ पर हो जाता। अभी समझना मैं क्या कर रहा हूँ, इसे डिटेल में मैं बताऊंगा। तो 400 का 8% 20 होना चाहिए, तो 400 का 8% कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो यहाँ पर निकाला तो ये कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा मेरा 5%। ठीक है, अगर मैं होता तो इसे इस तरह से करता, क्योंकि मैंने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आपने भी अगर की होगी तो आप भी इस तरह से चीजों को समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, देखो इतना तो हमें पता ही है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसमें 8% प्लस 8%। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2 साल का, प्लस जो सेकंड ईयर में पहले वाले का जो इंटरेस्ट मुझे मिला उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। तो यहाँ पर ये 8% एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो देखो 8% पहले साल का प्लस 8% दूसरे साल का, प्लस इस 8% पर 8% और लग रहा होगा, तो मैं इसे R² / 100 बोल सकता हूँ। ये टोटल मेरा क्या लग रहा होगा, इंटरेस्ट लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू मेरी ऑलमोस्ट 10% के इक्वल आनी चाहिए, मतलब 10% से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पहले वाले ऑप्शन को कंसीडर करता हूँ तो ये तो 8% है, ये तो 8% प्लस 8% 16% तो यही हो गया। और अगर 8000 का 16% मैं निकालूंगा तो 820 से तो बहुत ज्यादा जाएगा, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह से 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 14% हो गया। मुझे तो चाहिए 10 के पास। ठीक है, 10 से 11 के बीच में होना चाहिए। 5 को देखते हैं, तो देखो 5 प्लस 5 10 बनेगा, और फिर 5 का स्क्वायर 25/100, तो 0.25, तो 10.25% ही मेरा टोटल इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि
8,000 पर लग रहा होगा प्रिंसिपल अमाउंट पर, तो मैं ये निकाल लेता हूँ। अगर ये मैच कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरा 6% आंसर करेक्ट होना चाहिए। वैसे मैंने अभी करके दिखाया, वहां से भी रेट हमें 5% ही निकल रही थी। ठीक है, तो देखो 10.25% मुझे निकालना है किसका, 8,000 का। तो यहाँ से ये हटाया 3 जीरो से, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो देखो 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25 और ये 2 4 जा 8। तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 820 ही आ रहा है। और यही मेरा इंटरेस्ट आना भी चाहिए, तो 5% मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, और बाकी जो मैंने पहले आपको बताया उससे भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल टू इक्वल एंड पैरेलल कोड्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट एंड लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि किसी भी सर्किल में सेंटर से जैसे ही मैं, देखो जो सेंटर पर मेरे पास कोड बनेगी ना, वो तो लॉन्गेस्ट कोड होगी जिसे हम डायमीटर बोलते हैं। और जैसे जैसे ही मैं इससे दूर जाता जाऊंगा, इस कोड की लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, मतलब सेम साइड में मुझे, अगर मैं सेंटर से एक ही तरफ चलता हूं तो मुझे दो इक्वल कोड नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर वो सेम डिस्टेंस पर नहीं है तो, क्योंकि एक जगह तो सेम कोड मिल सकते हैं, जैसे इसी जगह पर मैंने ये देख ली। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ तो लेंथ कम होती जाएगी। अगर मुझे इक्वल कोड चाहिए तो वो अपोजिट ही मिल सकती है, जैसे जितना मैं इससे इधर जाऊंगा उतना ही अगर मैं इससे यहाँ गया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप होती है ना। तो अगर मुझे एक कोड यहाँ पर मिल रही है, ये वाली मान लो ये कोड है, अगर सेम लेंथ की कोड मुझे चाहिए तो वो मुझे इस तरफ सेम डिस्टेंस पर मिल रही होगी। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर एक ही कोड ले लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये दोनों अगर सेम लेंथ की कोड है, सपोज ये a सेंटीमीटर की है और ये भी a सेंटीमीटर की है, तो जो सेंटर से इनका डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल ही होगा। इक्वल लेंथ पर ही वो हमें मिलेंगी। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ऐसा होता क्यों है ये अलग चीज है, लेकिन इतना ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वो कह रहे हैं कि एक सर्किल में दो और पैरेलल कोड्स हैं, पैरेलल भी हैं। अब ऐसा भी नहीं कि एक कोड ऐसे ले ली और एक तरफ मैंने ऐसे ले लिया, पैरेलल लेना है। ठीक है, वो 6 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो सेंटर से मैंने दो इक्वल एंड पैरेलल कोड लिए है। सपोज ये दोनों कोड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी। ये 6 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से तो 3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि मैंने बोला दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर होंगी सेंटर से। इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द कोड, और दोनों ही लेंथ इक्वल है तो दोनों की ही लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें ये पता है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी भी कोड पर, तो वो उसे बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्वि भाजित करता है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो ये 4 होगी और ये भी 4 होगी, इसी तरह से यहाँ पर ये 4 होगा और यहाँ पर भी ये 4 होगा। अब हमसे पूछा है कि रेडियस ऑफ द सर्किल बताइए क्या होगी। तो देखो अगर मैं सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ तो ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 4 और ये 5 होगा, तभी जाकर ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस मुझे सीधा ही मिल जाती है 5 सेंटीमीटर, और यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है, तो यहाँ पर बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हमें क्या मिलती है, कोड्स मिलती है इक्वल लेंथ की। ठीक है, अपोजिट साइड्स में, सेम साइड पे तो फिर वो सेम ही जगह होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड्स में एक विद्युत पोल को पार कर जाती है। A train that is running at the speed of 72 km per hour crosses an electric pole in 36 seconds. The length of the train in meter is, मीटर में हमें लेंथ बतानी। तो देखो जैसे मान लो कि एक पोल मेरे पास ये है, एक विद्युत पोल मेरे पास ये है। एक ट्रेन आती है, सपोज ये एक ट्रेन है, इस तरह से ये ट्रेन के पीछे डब्बे लगे हुए हैं और ये ट्रेन आ रही है तेजी से। इसका इस समय जो ये इंजन वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर है, इस पोल के पास खड़ा हुआ है।
वो कह रहा है कि वो ट्रेन जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 36 सेकंड्स में इस पोल को क्रॉस कर जाती है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि 36 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि इस पोल की तो कुछ लेंथ होगी नहीं, हाइट होगी इसकी तो सिर्फ, तो यहाँ पर ये वाली तो इसकी कुछ लेंथ है नहीं। तो ये जब इंजन यहाँ से निकला तो 36 सेकंड के बाद ये वाला जो गार्ड की सीट होती है, ये जो लास्ट वाली बोगी है, ये वाली बोगी यहाँ आ जाती है और बाकी जो इंजन है वो थोड़ा आगे चला जाता है यहाँ पर। तो कुछ टाइम 36 सेकंड बाद ये पोजीशन इस तरह आ जाती है। तो ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो इंजन यहां से चलने लगा था, यहां से, और वो कहां तक चला गया है, यहां तक चला गया है। तो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसमें, 36 सेकंड्स में। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि 36 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसने खुद की लेंथ को ही चला और हमें यही बताना है। तो हम ये निकाल ले कि वो 36 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ द स्पीड होगी कि नहीं होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड नहीं, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो ये तो अब हमें समझ में आ गया है कि वो 36 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो खुद की लेंथ को ही ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ 72, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, टाइम सेकंड्स में, और मुझे जो ट्रेन की लंबाई चाहिए वो मीटर में चाहिए, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मुझे 18/5 करना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये मल्टीप्लाई बाय 36, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लेंथ। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 इंटू 72 कितना होगा, 720 मीटर ट्रेन की क्या होगी, लेंथ होगी। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए कि अगर वो एक पोल को क्रॉस कर रही है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जितनी उसकी खुद की लेंथ होगी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता कि वो किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, अब देखो मान लो कि ट्रेन यहाँ पर होती, इंजन यहाँ होता, अब जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है तो इस ट्रेन की जो लास्ट बोगी होगी गार्ड वाली, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब ट्रेन ने खुद की लेंथ को तो क्रॉस किया ही किया है, साथ में इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस किया है। ठीक है, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना होगा, खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। क्लियर है यहां से, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 35 नंबर्स का जो एवरेज है वो 22 है, एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर इज 19 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 17 नंबर इज 20, देन द 18th नंबर हमें बताना है। देखो कि अगर 35 नंबर्स हैं इस तरह से अरेंज, तो मैं उसे ब्रेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर किया हुआ है कि पहले 17 नंबर्स, फिर बीच में 18th नंबर होगा और फिर बाद में 17 नंबर्स होंगे, तो टोटल ये 35 नंबर्स हो गए और इनका एवरेज कितना है, 22। क्लियर है, लेकिन पहले वाले जो 17 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 19, और जो बाद वाले 17 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 20। अब देखो जो पहले वाले 17 नंबर है इनका भी एवरेज कितना होना चाहिए था, 20 होना चाहिए, तब तो ये 18th नंबर भी 22 होना चाहिए, तो ये 18th नंबर भी 22 होता। अगर सभी 22 होते तो 18th नंबर भी 22 होता, लेकिन यहाँ पर जो पहले 17th नंबर है उनका एवरेज 19 है, मतलब 22 से कितना कम, 3 कम। तो टोटल 17 नंबर की वजह से कितने की कमी आ जाएगी, 51 नंबर कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये 51 नंबर की कमी पूरी कौन कर रहा होगा, ये बाकी के नंबर पूरी कर रहे होंगे। लेकिन जब मैंने लास्ट के 17 नंबर देखे तो वो तो खुद कम थे, 22 से 2 कम थे, तो यहाँ टोटल 17 नंबर की वजह से कितने की कमी आ गई, 34 नंबर्स की कमी आ गई। ठीक है, तो देखो 51 यहाँ पर कम है, 34 यहाँ पर कम है, टोटल कितने कम हो गए, 5 और 8, 85 कम हो गए।
इस 85 की कमी कर कौन रहा होगा? पूरी 18th नंबर कर रहा होगा बेचारा अकेला। तभी तो जाकर इन सबका सम इतना बनेगा कि सबका एवरेज 22 निकल कर है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 तो ये होना ही चाहिए था कब? जब ये सबका एवरेज 22 होता, लेकिन ये कम है तो 85 ज्यादा होगा, तो 7 और 8 2, तो ये कितना होगा? 107 होगा 18th नंबर। तब जाकर इन सबका एवरेज कितना आएगा? 22 आएगा। क्लियर है? एवरेज आप लोगों को आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो देख लेना। हमने इसमें किया क्या? देखो, अगर हम इसे बेसिक मेथड से करते तो देखो, बेसिक मेथड से भी एक बार समझ लेते हैं इसे। देखो, पहले 17 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? 19 है। तो यहाँ सम कितना निकल रहा होगा? 19 इंटू 17 प्लस यहाँ जो 17 नंबर है इनका एवरेज 20 है, तो टोटल सम कितना हो रहा होगा? 20 इंटू 17 प्लस में 18th नंबर, ये मान लेता हूं मैं x है। इनका जो सम आ रहा होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए? 35 मल्टीप्लाई बाय 22। ये टोटल 35 नंबर जिनका एवरेज 22 है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर्स। तो अगर मुझे सम निकालना है तो मैं एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर्स से। तो मैंने कर दिया, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। ये वाला सम किसके इक्वल आना चाहिए? यहाँ से ये जो टुकड़ों का सम किया है मैंने, पहले 17 नंबर्स का, लास्ट के 17 नंबर्स का, और ये 18th नंबर का। तो देखो ये कितना आएगा? 17 दूनी 34, 340, और ये 170, 340 ही होना चाहिए, और 340 माइनस 17, 323। ठीक है, प्लस में x। तो 22, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 770, और इसका सम किया तो 3 4 2 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे माइनस चला जाएगा, तो इसका करेंगे 7 0 और ये 107। तो यहाँ से x क्या आ गया? 107, और x क्या था? 18th नंबर। तो यहाँ से 18th नंबर क्या निकल के आया? 107। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन बच जाती है जब हम डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या? इफ रवि सेल्स एन ओल्ड स्कूटर फॉर 18,000 देन हिज लॉस इनकर 10%। यदि वो अपने पुराने स्कूटर को 18,000 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, इसका मतलब 1/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो अगर 10 रुपए उसकी कीमत है तो वो 9 रुपए में बेच रहा होगा, तभी तो उसे 1 यूनिट की का लॉस हुआ। बेचा कितने में? 9 में। और एक्चुअल में कितने में बेचा? 18,000 में। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 2,000। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी? 20,000 होगी। वो चाहता क्या है? वो 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो कितने में बेचे? तो वो उसे 115% में बेच देगा उसकी कॉस्ट प्राइस से, तो उसे पता चल जाएगा कि कितने में बेचना है। तो देखो कर देते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 23,230। तो 23,000 में अगर वो अपने स्कूटर को बेचता है तो जाकर उसे 15% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, मतलब जिस कीमत में वो पहले बेच रहा है उससे 5,000 ज्यादा में उसे बेचना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, जियोमेट्री का क्वेश्चन आ गया जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस कंसेप्ट देख लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में डीईबीसी समांतर है। देखो, एक ट्रायंगल में बनाता हूं, सभी ने ये थ्योरम पढ़ी होगी अपने टाइम पे कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है। देखो, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, डीसी। डी पॉइंट कहां पर है? एबी पर है। सी पॉइंट, सॉरी, डीई है। और ई पॉइंट कहां पर है? एसी पर, ये उसने आगे बताया हुआ है। यदि एडी 4 सेंटीमीटर है, डीबी 8 सेंटीमीटर है, एई 3 सेंटीमीटर है, तो ईसी की लंबाई बताओ क्या होगी? हमें पता है जब भी यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो इनका जो रेशियो होता है एडी और बीडी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा एई रेशियो ईसी के। एडी यहाँ पर 4 है, बीडी यहाँ पर 8 है, ये 3 है, और ये x हमें बताना है। तो 4 2 जा 8 और x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6। क्लियर है? सिंपल सी थ्योरम है। यहाँ से एक और चीज हम समझ सकते हैं, अगर डी और ई मिड पॉइंट्स अगर दिए हुए होते, अगर
डी और ई मिड पॉइंट्स होते हैं अपनी रिस्पेक्टिव साइड्स के, तो क्या होता, तो कुछ नहीं, ये मिड पॉइंट्स होते, सॉरी मिड पॉइंट्स अगर ये होते तो यहाँ पर ये क्या होती, दोनों लेंथ इक्वल होती। ठीक है, तो हम ये कह सकते थे कि ये वाली जो लेंथ होगी इस वाली लेंथ की हाफ होगी, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होगी। ठीक है, तो इनका ये रिलेशन यहाँ पर निकल कर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाय 30। देखो बिल्कुल ही बेवकूफ वाला क्वेश्चन है कि 40% किसी नंबर का 60% के उस नंबर से 30 कम है, मतलब 40% किसी नंबर का 60% उसी नंबर के से 30 कम है, मतलब 20% उस नंबर का कितना हो गया, 30 हो गया। क्योंकि कितना कम है, 40% 60% से 20% कम है, जो कि हमें दिया हुआ है 30, और हमसे 20% ही पूछा है, तो ये 30 ही होगा कि नहीं। देखो कैसे, कि मान लो मैं कोई नंबर x मेरे पास है, तो 40% उस नंबर का ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, 40% 60% से 30 कम है, तो 60% उस नंबर का कैसे निकलेगा, इस तरह से, और ये 30 है, तो इसको मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे 60% माइनस 40% 20% ही तो आएगा। तो हमसे यही पूछा था कि 20% बताओ उस नंबर का क्या होगा, तो 20% उस नंबर का 30 ही होगा, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं एपी और ए क्यू खींची जाती हैं यदि पी ए क्यू, एक बार बना देते हैं। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, और उसके बाहर कोई एक पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जाती है ए पॉइंट से। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है, एपी और ए क्यू, इन दोनों को मैं ज्वाइन करा देता हूं। तो ये तो परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि सेंटर से अगर मीटिंग पॉइंट टेंजेंट के ज्वाइन किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ पर हमें पी ए क्यू बताया है, ये 80 डिग्री है। हमसे पूछा क्या है, पी ओ क्यू बताना है क्या हो। तो देखो हमें पता है कि इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से ये 100 डिग्री आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो 180 डिग्री हो ही रहे, 90 डिग्री से यहाँ 360 होना चाहिए था इनका सम, तो यहाँ पर ये 80 तो है, यहाँ पर इसको 100 डिग्री होना पड़ेगा, तब जाकर इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट याद रखना, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। ए टैप 6 आवर में फिल कर सकती है, बी टैप 8 आवर्स में फिल कर सकती है, लेकिन सी जो टैप है वो एम्प्टी टैंक एम्प्टी टैप है, जो कि 4 घंटे में खाली कर सकती है। तो मैं -4 लिख देता हूँ। माइनस ये बताएगा एफिशिएंसी तो प्लस में ही है, लेकिन ये बताएगा कि वो खाली कर रही है। ठीक है, वो भर नहीं रही है। इफ ऑल दीज टैप्स ए बी सी ओपन टुगेदर, अगर इन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो ए और बी तो भर रही होंगी टैंक को, सी वहां पर खाली कर रही होगी टैप को, टैंक को, तो भरने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं एक टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, टोटल टैंक की कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकलेगा, इन सब का एलसीएम लेने से। तो देखो 8 3 24, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो 6 की अगर ए को कितना टाइम लग रहा होगा। ठीक है, ए कितना काम कर रहा होगा, अगर मैं एफिशिएंसी निकाल लूँ सबकी, ये तो टाइम दिया हुआ है, अगर इससे मुझे एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की एफिशिएंसी होगी इसकी, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये एफिशिएंसी का रेशियो आया। तो देखो 4 3 7 -6 कितनी आएगी, एक एफिशिएंसी। मतलब जब तीनों काम करते हैं तो ये एक बारी में एक ही यूनिट काम कर पाते हैं, और हमें काम कितना करना है, 24 यूनिट करना है, 24 यूनिट। तो कितने दिन लग जाएंगे, 24 काम को एक की एफिशिएंसी से अगर ये करेंगे तो 24 दिन ही लग जाएंगे, या फिर घंटे में दिया हुआ है टाइम तो आवर्स में ही ले लेते हैं, तो 24 आवर्स में लगेंगे टैंक को फिल करने में। क्लियर है। नेक्स्ट, क्योंकि देखो ए 4 यूनिट काम कर रहा होगा, बी भी 3 यूनिट काम कर रहा होगा, दोनों ने मिलकर किया 7 यूनिट काम, लेकिन सी 6 यूनिट काम कर जाएगा, लेकिन वो काम करेगा उल्टा, वो खाली करेगा। तो 7 यूनिट जो काम इन दोनों ने किया, 6 तो इसने खाली कर दिया, बचा कितना, 1। ठीक है, तो
इसलिए 24 मिनट काम करने में उन्हें 24 घंटे ही लग जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्रम से ये है। देखो मार्क प्राइस दिया हुआ है 850, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 748, तो देखो डिस्काउंट कितने का दिया हुआ है 102 का। कितने पर दिया जाता है? जो डिस्काउंट दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो 850 पर दिया जाएगा। परसेंट निकालना है तो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 7 6 42, तो ये 17 6 और 6 दूनी 12, तो 12%। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया होगा? 12% का डिस्काउंट दिया गया होगा, तब जाकर किसी को 748 रुपए का पड़ा होगा 850 की मार्क प्राइस वाला आइटम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक ग्राहक, इस लास्ट क्वेश्चन में इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है ना वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है, छूट प्रतिशत, और जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, अगर मुझे पूछा जाता है यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह कुछ होता है तो मैं कॉस्ट प्राइस पर चीजें निकालता, लेकिन डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन आपकी भुजा, देखो ये लेंथ दी हुई है किसी क्यूबॉइड की और उसका हमसे आयतन पूछा है वॉल्यूम, हमें पता है लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 8 6 48 और इंटू 10 480। इसमें क्या ही करना है, ठीक है। देखो किसी ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु एस है। देखो पी क्यू का एक मिड पॉइंट है एस और पी आर का एक मिड पॉइंट है टी, इन दोनों का मिड पॉइंट लिया। देखो अभी मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी मिड पॉइंट के लिए, और अगर ये मिड पॉइंट होते हैं तो ये पैरेलल भी होती है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये पैरेलल भी होंगी दोनों लेंथ। क्लियर है? क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है 75 डिग्री है। पी आर क्यू कितना है? पी आर क्यू ये है 40 डिग्री। टी एस क्यू हमें बताना है, मतलब हमें टी एस क्यू ये वाला एंगल हमें बताना है, ये एंगल हमें बताना है ये कितना होगा। तो देखो ये एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो एक ट्रायंगल है, ये 75 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 115 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना होगा 65 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उसके जो सेम साइड के एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल से ये 65 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 65 डिग्री, तो इसे हम 115 डिग्री बोल सकते हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को नुकसान भी होगा। तो देखो a प्लस भी यहाँ पर 10 है, देखो ये ए भी कितना बन जाएगा, देखो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। अब देखो a प्लस बी 10 है, ए भी 21 है, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है, ए बी की वैल्यू इजीली निकल रही है, 3 प्लस 7 और 3 इंटू 7 21 होता है। तो 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब 343, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 और 70, 370 मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दिक्कत नहीं, वैल्यूज यहाँ पे कंसीडर करने में भी मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल बेसिक सा डेटा पूछा गया है। देखो यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे इजी क्वेश्चन की ए रेशियो बी हमें दिया हुआ है, बी रेशियो सी हमें दिया हुआ है, तीनों का रेशियो हमसे पूछ लिया। इसको मैंने कई तरह से आपको करना सिखाया है, ठीक है, आप कैसे भी इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक हो रहा है। देखो 9 से 9 गया, 5 4 9 होता है, 7 2 9 होता है, 6 1 7, तो p को कितना होना पड़ेगा 2। अगर p 2 होगा तभी ये नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर नंबर की डिजिट्स का सम, जो नंबर है उसकी डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखो 9 7 और 2 9, 5 और 9, और ये अगर इनका सम 9 हो जाता है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो p को कितना होना पड़ेगा 2, क्योंकि 7 तो यही हो गया, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 2 होगी, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहाँ पर हमसे फैक्टर पूछे हैं इसके, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, देखो प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने पर 24, तो 8 और 3 ले सकते हैं हम। तो देखो माइनस का 8x और प्लस का 3x, ये फैक्टर हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 8, यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा तो 3x माइनस 8, तो 3x माइनस 8 कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, तो यहाँ x प्लस 1, तो यही दोनों मेरे पास क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इसके। कुछ नहीं, यहाँ पर फैक्टर्स भी नहीं सोचना पड़ रहा आपको। अगर फिर भी दिक्कत आती तो ऑप्शंस में से क्या कर लेते, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल कर, वैसे तो ऐसे ही गिवन है, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर पुट कर सकते थे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द वैल्यू ऑफ, अब देखो सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन आ गया है, तो इसको ऐड किया, 4 2 6 7 3 10 106 डिवाइड बाय 2, तो ये तो आ गया 53, तो इतना इतना तो मेरा सोल्व करने पर आया 53। ये 15 5 होगा, प्लस का 6 11 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22, इसमें 2 ऐड कर दिया, 3 2 5 5 2 7, तो 75 फाइनल आंसर। सिंप्लीफिकेशन में भी दम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो sin x माइनस cos x, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसे करने लगोगे लेकिन मैं इसका सीधा ही जीरो बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ a माइनस बी हमें जीरो दिया है और यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब हमसे पूछा है। जब मैं इसकी आइडेंटिटी लगाऊंगा तो देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब चाहे यहाँ पर कुछ भी बने लेकिन a माइनस बी तो जीरो है ना, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा डेटा जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो ही यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर sin x प्लस cos x जीरो दिया होता और यहाँ पे sin क्यूब x प्लस sin cos क्यूब x पूछा होता तो भी वो जीरो ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे tan x दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। हमें sin x प्लस cos x बताना है, तो देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस प्लस ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस कॉमन लिया तो ये p प्लस b, और p प्लस b तो m प्लस n है, और हाइपोटेनियस यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही मेरे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, यहाँ तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो 2 sec x, ये फाइनल आंसर इसका निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ फिर इसको सोल्व कर दो, सोल्व किस तरह से करोगे, देखो यहाँ पर क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो 1 प्लस कोसेक एक्स और कोट एक्स आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर 1 प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स एलसीएम आया तो यहाँ कोट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस यहाँ इसका होल स्क्वायर होगा, तो मैं सीधा आइडेंटिटी लगा देता हूँ, प्लस 2 कोसेक एक्स। अब बस आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर जब मैं कोसेक स्क्वायर एक्स रखूंगा तो ये 2 कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से जब 2 कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो ले लो, तो 2 कोसेक एक्स कॉमन, तो 2 कोसेक एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कोसेक एक्स बचा, प्लस में 1 बचा, और 1 प्लस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाय कोट एक्स, तो 1 प्लस कोसेक एक्स से 1 प्लस कोसेक एक्स तो गया, और ये बचा 2 कोसेक एक्स अपॉन कोट एक्स, 2 कोसेक एक्स अपॉन कोट एक्स। कोसेक एक्स अब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोट एक्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर से कटेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक एक्स, तो ये क्या आ गया, 2 सेक एक्स। ठीक है, तो वैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप याद कर लोगे तो टाइम बच जाएगा, बाकी इसको सोल्व तो करना आता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो एक्स वाई 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम कितना है, 32, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 8 आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल शिफ्ट थी। ठीक है, मजे थे करने वालों के, लेकिन बाद में उनको नुकसान भी होगा इस चीज का।
ठीक है, नुकसान कैसे कि नॉर्मलाइजेशन में जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं, जिन्होंने 13 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, जिसने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, उसको यहाँ पे करीबन 20-30 नंबर का इजीली प्रॉफिट हुआ होगा, इजीली वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए गए होंगे, है ना। और ऐसा सच में बढ़ाया भी गया, अब तो रिजल्ट भी आ गए हैं, तो चीजें पता है सभी को, ठीक है। इसलिए उम्मीद करना कि हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर है, और अगर इजी में आते हैं तो पेशेंस रख के जल्दी जल्दी पेपर को करना है, उसमें गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।